नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं मनीष कुमार। शुक्रवार 17 अप्रैल को लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा जो संविधान संशोधन बिल था वो गिर गया। सरकार के पास दो तिहाई बहुमत नहीं था और इसके चलते ये बिल जो है, तीन बिल जो सरकार लेकर आई थी 3 दिनों के विशेष सत्र के दौरान, वो गिर गया। लेकिन उसके बाद राजनीति बहुत तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी 8:30 बजे देश के नाम संबोधन भी करने वाले हैं। प्रियंका गांधी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। स्मृति ईरानी ने भी काउंटर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन इस पूरे हलचल में अब क्या हो रहा, आगे सरकार क्या करेगी, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ द फेडरल के पॉलिटिकल एडिटर पुनीत निकोलस यादव जी जुड़ गए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये हम तो पहले भी चर्चा कर चुके थे, सरकार के पास संख्या नहीं है, इसके बावजूद आपने कहा कि सरकार जो है गेट क्रश करके बिल पास करना चाहती है, जैसा आपने खुद कहा था। लेकिन अब क्या है यहाँ से? देखिए, अब क्या होगा इसमें, एक तो कुछ थोड़ी बहुत भूमिका आपको समझ में आएगी जब प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश आएगा 8:30 बजे रात को। ये तो बड़ा खतरनाक तो टाइम है सर। हाँ, ये हमेशा से मोदी जी के आने के बाद से ये रात के जो संदेश होते हैं ये बड़े डराने वाले होते हैं। तो अब क्या भूमिका बांधी जाएगी, किस तरह के मतलब प्रोटेस्ट्स होने हैं, बीजेपी वाले वैसे ही कल रात से ही उनके प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आपने देखा होगा कि जैसे ही सदन की कार्रवाई खत्म हुई तो सारे जो बीजेपी के सांसद थे वो अपने बैनर्स और पोस्टर्स और सब लेकर के सदन के ये बाहर हैरानी आ वाली गए थे। बात थी। तो मतलब उन्हें पहले से इस बात का पता था कि ये बिल पास नहीं होने वाला है, तो वो सारे पोस्टर बैनर पहले ही तैयार करके रखे हुए थे। तो और अब आज सुबह कैबिनेट की बैठक रही, वहाँ प्रधानमंत्री ने सारे कैबिनेट के अपने कलीग्स से ये बोला कि ऐसा हमें बताया जा रहा है कि उन्हें ये कहा गया है कि आप घर घर जाके और बिल्कुल ग्रास रूट्स पे जाके ये एक कैंपेन चलानी है कि कांग्रेस खास तौर पर और विपक्ष महिला विरोधी है, उनकी वजह से महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ है और तमाम चीज़ें। जबकि ये एक भ्रांति फैलाई गई है कि इस कानून, इस विधेयक के ना पारित होने से महिला आरक्षण खत्म हो जाएगा। ऐसा है नहीं। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए कि महिला आरक्षण तो 2023 में ही लागू कर दिया गया था, मतलब संविधान में उसको मिला लिया गया, सर्वसम्मति से वो भी। सर्वसहमति से, और विपक्ष के बिना साथ हुए वो पारित ही नहीं होता। तो वो वैसे भी संविधान में अब है, अब संविधान में शामिल है। वो लागू कब से होगा, बहस उस पर थी। अब उसको लागू करने का बहुत सीधा सीधा तरीका था कि आप कह देते कि भाई ठीक है, हम इसको परिसीमन की जो प्रक्रिया हमने 2023 में जोड़ी थी कानून में, हम उससे इसे अलग कर रहे हैं और बिना परिसीमन के हम 2029 के चुनाव के साथ इसको लागू कर ये देंगे। 543 लोग। ये 500 जो 43 अभी जो है संख्या, उसी में हम लागू कर देंगे। पर वो नहीं किया गया और इसीलिए विपक्ष ने कहा कि भाई ये तो महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने का कानून नहीं है, विधेयक नहीं है, ये विधेयक है परिसीमन का। और महिलाओं के कंधे से बंदूक चलाई जा रही है, या जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि ये नारी के लिए नहीं है, ये नारे के लिए है, कि आप एक नारा देना चाहते हैं कि देखिए विपक्ष महिला विरोधी है और हम महिला हितैषी हैं, तो इसलिए ये लाया गया। तो अब उस पूरे आर्ग्यूमेंट को, जो पूरी दलीलें जो विपक्ष के द्वारा दी गई हैं, उसको किस तरह से काउंटर किया जाए, उसकी एक कैंपेन बीजेपी चालू करना चाहती है और घर घर जाना चाहती है। वो कब कितनी सस्टेन होगी, विपक्ष कितना मुखर होकर उसका जवाब दे पाएगा, ये सब चीज़ें तो आपको आने वाले दिनों में पता चलेंगी। लेकिन साथ साथ मेरा ये भी मानना है, क्योंकि जब ये बात स्पष्ट सरकार को समझ में आ गई थी कि 360 का नंबर चाहिए, अगर सारे 540, अभी क्योंकि 3 वैकेंसी हैं लोकसभा में तो 540 की संख्या है, उसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है संविधान संशोधन को पारित करने के लिए, वो आता है 360 पर। सरकार के पास 293
अपने एनडीए के घटक दलों के टोटल 293 थे, और कुछ जो हमेशा होता है कि जो निर्दलीय जीत के आए हैं या जो किसी और पार्टी गुट के साथ YSRCP नहीं वगैरह, जुड़े हुए हैं वो भी वोट दे देते हैं। तो वैसा करके 298। कल 298 तक संख्या पहुंची और 230 की संख्या विपक्ष की पहुंची। तो 360 के तो आप कहीं करीब थे ही नहीं। बिल्कुल। और ये तो पहले ही पता था सरकार को कि भाई संख्या बल नहीं है हमारे पास। तो ये मानना कि सरकार को कोई बड़ा झटका लगा होगा, ये मैं समझता हूं कि गलत है, क्योंकि सरकार ने इस चीज को फैक्टर किया होगा कि ये बिल पारित नहीं होने वाला है। तो इसके अगले कदम अब क्या होंगे हमारे, अगर ये पारित नहीं हो पाता तो हम क्या करेंगे। तो अब उसमें एक तो चीज जो आपके सामने प्रत्यक्ष अब समझ में आ रही है कि इस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, और बंगाल और तमिलनाडु में अभी चुनाव होने हैं, तो वहाँ ये चीज़ बहुत मुखर प्रखर तरीके से बोली जाएगी कि देखिए महिला विरोधी तृणमूल, महिला विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी डीएमके, और वो सारे तमाम आरोप लगाए जाएंगे। पर ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सतही फॉल आउट इसका जो है वो है। आगे चल के अब हमें एक तो मोदी जी के भाषण से शायद कुछ हमें हिंट मिले कि आगे और क्या करना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार किसी भी कीमत पे ये जो महिला आरक्षण का मुद्दा है इसे नहीं छोड़ना चाहती, और कोई और तरीका अब ढूंढने की कोशिश हो रही है कि इसको कैसे लागू किया जाए। तो वो तरीका क्या हो तो सकता अब है? वो तरीका देखिए, अगर आप संवैधानिक तरीके से जाएं और एक राजनीतिक ब्रॉड कंसेंसस बना करके जाएं, तो उसका एक ही तरीका है कि जो आपने 2023 के कानून में शर्तें रखी थी, ये लागू होने के लिए 27 की सेंसस, मतलब 26 के बाद की पहली सेंसस और डिलिमिटेशन। उसके बाद परिसीमा, ये दो चीजों के बिना नहीं होगा। तो लॉजिकली अगर आप सोचें तो ये एक संशोधन हो सकता है 2023 के कानून में कि आज प्रियंका गांधी ने भी विपक्ष ने भी इसकी मांग की है। उन्होंने कहा अब कि, जो हाँ, कि आप क्यों इसको लिंक कर रहे हैं परिसीमन और सेंसस से। और ये मैंने आपको पहले भी जब हमारी चर्चा हुई थी तो मैंने समझाया था कि परिसीमन आप SC ST की सीट्स पर करने के लिए बढ़ाना है, कम करना है, उसके लिए तो कर सकते हैं। महिला आरक्षण के लिए परिसीमन की क्या जरूरत है, ये किसी भी लॉजिक में ठीक से बैठता नहीं है। तो लॉजिकली अगर आप सोचें तो ये दो चीजें हटाई जा सकती हैं कानून से। पर देखिए, भाजपा की और मोदी सरकार की जितनी राजनीति रही है और उनका जो कानून बनाने का जो तरीका है वो भी राजनीतिक ही रहता है। उसमें कोई आप ये ढूंढने जाएं कि साहब संविधान को बहुत ध्यान में रख के ये कानून बनाए जा रहे हैं और संविधान को ऊपर रखने के लिए, सर्वोपरि रखने के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका हर कानून एक राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाया जाता है। तो लॉजिकली जो मैं बात सोच रहा हूं कि भाई ये दो चीजें आप हटा के इसको लागू कर लीजिए, अगर आपको बहुत जल्दी है लागू करने की, तो हो सकता है कि वो ना हो, क्योंकि उसमें कोई ना कोई राजनीतिक पेंच सरकार फंसाएगी जरूर। तो अब वो क्या होगा ये अभी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल। प्रियंका गांधी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप बिल ले आइए, वुमेन रिजर्वेशन बिल, वही 2023 वाला, और हम एक दो संशोधन जो करना है आप आराम से कराइए, उसको लागू कर लीजिए 543 सीटों पर। अमित शाह कह रहे थे कि 543 तो 543 रहेंगी, इसके बाद जो सीटें नई परिसीमन से बनेगी वो शायद महिलाओं के लिए वो आरक्षित, क्या इसका क्या कहना मतलब चाहिए? मोटा मोटा आंकड़ा उस तरह का बनता अगर आप जैसे, हालांकि कैप जो अपर लिमिट जो लगा रहे थे संविधान संशोधन विधेयक में वो 850 का था। अभी 550 पे है लोकसभा, मैक्सिमम आप 550 मेंबर्स रख सकते हैं, 543 अभी करंट स्ट्रेंथ है। उसको बढ़ा के 850 करना चाहते थे, जिसमें बार बार सदन में ये बात कही गई कि कानून में तो 850 रखा है पर हम 816 ही कर रहे हैं।
तो अब 816 का आप अगर एक तिहाई निकालेंगे तो वो 270 272 के आसपास निकलता है, जो अभी का हाफ वे मार्क है। अभी 543 में हाफ वे मार्क 272 बनता है। तो लॉजिक ये था, और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये करने का एक कारण ये भी रहा होगा सरकार का कि अभी जितने हमारे लोग हैं जो मेल और जो प्रियंका गांधी ने भी आज बात कही कि पितृसत्ता वाली, कि एक पेट्रियार्की तो है ही सिस्टम में, राजनीति में, तो उसको भी तो आपको बचाना है। तो अभी जो आपके 543 सीटें हैं वो वैसी की वैसी रहे, ताकि उसमें जो पुरुष चुन के आए हैं, भाई कल को मान लीजिए कि महिला आरक्षण होता है इन्हीं सीटों पे 543 पे, और बनारस या गांधीनगर महिला के लिए आरक्षित हो जाती है, या रायबरेली या वायनाड, रायबरेली या कन्नौज आरक्षित हो जाती है। देखिए, तो नई अब जीतेंगे हारेंगे वो बात अलग है, लेकिन नई लोकसभा जो है वो तो ढूंढनी पड़ेगी ना मोदी जी को लड़ने के लिए, या अमित शाह जी को, या राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, इन सभी नेताओं को एक नया क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा। अगर इसी 543 में लागू होता है और उन्हीं की सीट रिजर्व हो जाती है, तो आप ऐसा कीजिए कि इसको बढ़ा दीजिए, ताकि स्कोप जो है वो ज्यादा रहे पुरुषों के अपने एरियाज को बचाने का। ये एक लॉजिक उसमें नजर आता है साफ तौर पे कि आप इसलिए इसको 850 पे, आपकी एक हट थी कि हम 850 तक इसको बढ़ाना चाहते हैं, और बिना वो बढ़ाए तो ये लागू ही नहीं हो सकता। क्योंकि ये एक बड़ा अजीब सा तर्क है कि क्यों लागू नहीं हो सकता। भाई, आप आज की तारीख में दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण है ना 543 में, तो उसमें महिलाओं के लिए क्यों नहीं हो सकता? या जो विपक्ष मांग कर रही है कि पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए, या पिछड़ी जाति के पुरुषों के लिए, उनके लिए क्यों नहीं हो सकता? वही आबादी तो वोट दे रही है, बिल्कुल वही आबादी आपको वोट दे रही है, और कई सांसद भी उस और उन्हीं आबादियों में से, उन्हीं कम्युनिटीज में से संसद चुन के आ रहे हैं। तो क्या परेशानी है आपको? और ये क्या गारंटी है कि 543 जो सीटें होंगी उसमें ओबीसी नहीं होंगे? वो तो नॉर्मल सीट्स हो जाएंगी। वही सरकार कल जब अमित शाह जी अपने तर्क दे रहे थे तो बड़ा वो अपनी पीठ थपथपा के उन्होंने कहा 27 मंत्री मोदी जी की सरकार में, पहली सरकार में 27 मंत्री जो हैं उनके मंत्रिमंडल में ओबीसी के थे। तो वो तो 543 के अंदर ही है। बिल्कुल ना? बिल्कुल। पहली वाली जो सरकार बनी थी वो कोई दूसरे नंबर पे तो नहीं बनी थी, 543 था तब भी लोकसभा में। तो क्या परेशानी थी? तो ये एक वाजिब सवाल है जो सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आपकी ये एक हठधर्मिता क्यों है इस चीज को लेकर के, कि आप 850 से कम में नहीं मानेंगे, 543 पे आप नहीं लागू करेंगे। और यही चीज विपक्ष पूछ रही है, और बाकी जो महिला एक्टिविस्ट्स हैं जो इस पर काम कर रही हैं, वो भी, उनका भी यही सवाल है कि आप क्यों नहीं इसको लागू करना चाहते। अगर आप सीरियस हैं, आपका इंटेंशन है और जेन्युइनली आप चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में आएँ और 1/3 सीटें उनके लिए रिजर्व हों, तो आप ये जो दो आपने शर्तें रखी हुई हैं ये हटा दीजिए। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि कल जिस तरीके से ये तीनों विधेयक जो है गिर गए, तो मोदी सरकार के लिए पिछले 12 सालों में 2014 के बाद ये सबसे बड़ा सेटबैक एक तरह से कहा जाए। ये सरकार ने खुद मोल ले लिया, किस मंशा से मोल लिया, आपको क्या समझ में आता है? क्योंकि अगर मनीष जी, इसमें अगर आप बहुत एक सिंपल तरीके से देखें तो ये सेटबैक नजर आता है। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जानबूझ के किया है। उसमें देखिए, सरकार का इसमें ठीक है विधेयक पारित नहीं हो पाया, पर राजनीतिक तौर पर सरकार के पास हारने के लिए इसमें कुछ नहीं। दो डेटा मैं दे देता हूँ। पिछले 24 साल में ये पहला मौका है जब कोई बिल गिरा है। हाँ। और 1990 के बाद ये पहला मौका है कोई संविधान संशोधन बिल जो है वो संसद में गिरा है। बिल्कुल, यह आंकड़े आपके बिल्कुल सही हैं। मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि मोदी जी
अमित शाह जी या भाजपा, जिसके बारे में हम पिछले 12 सालों से और बल्कि उसके पहले से भी नरेंद्र मोदी के बारे में तो गुजरात में 25-27 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उनसे ज़्यादा शार्प और वो सब कुछ नहीं है। और इसके प्रमाण भी आपको बार बार मिलते जाते हैं कि भाई विपक्ष हमेशा एक कदम पीछे ही रहता है। तो क्या ऐसा व्यक्ति और ऐसी पार्टी इस तरह की भूल करेगी कि उसको मुंह की खानी पड़े और उसके पास कोई प्लान बी नहीं होगा? ये सोचना जरा मुझे हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जानबूझ करके इस वक्त किया गया, एक तो डिसरप्शन के लिए, अब वो डाइवर्जन हो, डिसरप्शन हो, जो आप कहना चाहें कि भाई वेस्ट एशिया की क्राइसिस से लोगों का ध्यान हटाना है, या चुनाव में जो कुछ चल रहा है वहाँ से ध्यान हटाना है, या चुनाव में ये जो अब तर्क दिए जा रहे हैं विपक्ष के ऊपर, जो आरोप मढ़े जा रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाना है बंगाल में या तमिलनाडु में। ये कई तरह के इसमें रीजंस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ये है कि ये जो अब लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए परिसीमन का कानून जो है वो तो पारित नहीं हो पाया और ये बहुत बड़ी विपक्ष के लिए जीत है। इसमें भी मेरा मत थोड़ा सा अलग है। विपक्ष की जीत इस बात पर जरूर है कि 550 से 850 होने में उन्होंने रोक लिया, क्योंकि उसके लिए तो संविधान संशोधन बहुत जरूरी है, वो उसके बिना हो ही नहीं सकता। और वो पारित करने के लिए तो ना आज मोदी जी के पास संख्या है, और ना अगर ईमानदारी से सरकार चली बाकी के 3 साल तो 2029 तक भी वो संख्या 360 नहीं होने वाली, क्योंकि आपके घटक दलों के पास वो है। तो वो 850 तो होना ही नहीं था, क्योंकि कोई दल मानने को तैयार नहीं था। ये बात पिछले 2 दिन और उनके पहले जब से ये बिल सामने आए तो ये विपक्ष की जो प्रतिक्रिया रही वो तब से बहुत साफ हो गया था कि भाई वो किसी भी शर्त पे यहाँ नहीं मानेंगे कि ये 850 आप ले जाएं। और दूसरी जो एक विपक्ष की जीत उसमें ये हुई है कि क्योंकि 850 अब नहीं हो रहा है और ये बिल पारित नहीं हो पाया, तो जो वो एक साथ में परिसीमन का जो दूसरा एक टैक्टिक इन्होंने किया था, कोशिश कि 2011 का सेंसस ले लें और 27 का ना लें, क्योंकि 27 में जाति जनगणना भी है, 11 में नहीं। जाति जनगणना से क्यों परहेज कर रही है? अगर वो सोची भी, ये कुछ समझ में आता है क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी से, ओबीसी की राजनीति वो लगातार वो भी वकालत कर रहे हैं। राहुल गांधी तो खैर इन दिनों बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, लेकिन जो दल लगातार ओबीसी को अपना बड़ा वोट बैंक बनाने में कामयाब रही है, वो क्यों नहीं जातिगत जनगणना को काउंट करना चाह रही है? तो देखिए वही चीज़ थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाली बात है कि जो कल हुआ, इसमें देखिए विपक्ष की तरफ से मुख्य तौर पर 3 बातें रखी गई। पहली कि आप 850 ना करें, दूसरी कि आप 2011 पे ना करें। इसलिए 2011 पे ना करें क्योंकि 2027 में जाति जनगणना है, और अगर आपको परिसीमन करना है तो हमें, और ये महिला आरक्षण लागू करना है, तो हम बिना कोटा विदिन कोटा के नहीं मानेंगे। कोटा विदिन कोटा के लिए आपको ओबीसी की संख्या पता होनी चाहिए, उसके बिना आप परिसीमन नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरा जो अब जिसमें विरोधाभास आता है कि हम परिसीमन के खिलाफ हैं, ठीक है। ये 3 चीजें थी। बिल्कुल। अब इसमें विपक्ष ने कहीं शायद अपने आर्गुमेंट्स फॉर्मुलेट करने में गलती करी, जो मुझे लगता है कि बीजेपी के पक्ष में जाएगा। वो ये कि अगर विपक्ष ये कहता है कि आप फौरन लागू कर दीजिए महिला आरक्षण को, 2023 में जो कानून बना था उसके बिना पर आप फौरन लागू कीजिए, तो 2023 के कानून में तो परिसीमन लिखा हुआ है, 27 की सेंसस के हिसाब से परिसीमन लिखा हुआ है, बिना उसके आप कर ही नहीं सकते। तो विपक्ष वहां फंसता है कि बिना परिसीमन के कैसे होगा। अगर विपक्ष ये कहता है कि परिसीमन हटाइए, तो फिर ओबीसी का आरक्षण जो वो मांग रहे हैं वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये एक विरोधाभास इसमें आता है। अब अगर आप कहते हैं कि ठीक है, हम इस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं कि आप
परिसीमन कर लीजिए। और लेकिन क्योंकि सीट तो 543 रहेगी, बढ़ेगी नहीं, वो संविधान संशोधन तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे। 543 में आप परिसीमन कर लीजिए और उसमें आप महिला आरक्षण और कोटा विद इन कोटा पिछड़ी जाति के लिए दोनों चीजें सम्मिलित कीजिए। आप सोच भी सकते हैं इसका, आप मतलब अगर आपको 3 साल बाद का अगर आप नजरिया लेके चलें कि जो आपके सेंसस कमिश्नर हैं, जिनका बार बार उनका बयान जयराम रमेश बता रहे हैं ये कहने के लिए कि सरकार गलत है ये बताने में कि 29 में परिसीमन नहीं हो सकता 27 की सेंसस पे। मतलब जयराम रमेश भी एक तरह से ये कह रहे हैं कि भाई 29 में आप परिसीमन करके ये लागू कीजिए, एक तरह से वही माना जाए। तो अब आप ये देखिए कि आपने क्या गलती की है विपक्ष ने। आप इस पर अड़े हुए हैं कि जो जाति जनगणना है उसके आंकड़ों के हिसाब से पिछड़े वर्ग का जब संख्या आपको पता चल जाएगा तो आप पिछड़े वर्ग के लिए परिसीमन करके ही आपको करना पड़ेगा आरक्षण, और साथ ही साथ महिला आरक्षण होगा। अगर 27 की गणना जैसा कि सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय नारायण साहब ने कहा है कि 27 में खत्म हो जाएगी, 1 साल का वक्त बचता है सरकार के पास, 1 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त परिसीमन आयोग बनाने के लिए। आमतौर पे परिसीमन आयोग 6 से 8 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देता है। मतलब आपके पास लगभग 12 से 14 महीने होंगे परिसीमन करने के 27 की सेंसस छपने के बाद, अगर जो सेंसस कमिश्नर का जो टाइमलाइन है अगर आप उसको फॉलो करें, जो जयराम रमेश भी फॉलो कर रहे हैं विपक्ष के। 29 के चुनाव के पहले अगर ये सरकार महिला आरक्षण और साथ ही साथ ओबीसी का भी आरक्षण विपक्ष की बात मान के लागू कर देती है, उसका फायदा राजनीतिक तौर पे किसको मिलेगा? तो विपक्ष ने डिलिमिटेशन को डिले जरूर कर दिया है, लेकिन वो पूरी तरह से वो थ्रेट न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि विपक्ष के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ही आपस में मेल नहीं खा रहे डिलिमिटेशन को लेकर के। क्योंकि आपकी एक मांग है कि फौरन लागू कीजिए, दूसरी मांग है कि ओबीसी आरक्षण के साथ में लागू कीजिए। एक में आप परिसीमन के बिना कर सकते हैं, पर दूसरे के लिए तो आपको परिसीमन चाहिए। तो आप तो फंस गए अपने ही आर्ग्यूमेंट्स। और प्रियंका गांधी ये भी करें कि परिसीमन के तो हम बिल्कुल हम बिल्कुल खिलाफ हैं। तो फिर आप कैसे परिसीमन के अगर खिलाफ हैं तो पिछड़ी जाति का आरक्षण आप कैसे करवाएंगे? बिना परिसीमन के तो वो हो ही नहीं सकता। तो वहां जाकर के अब विपक्ष को ये समझना पड़ेगा, फिर से बैठ के इस पे डिस्कशन चर्चा वगैरह करनी पड़ेगी कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। क्योंकि ये मान लेना कि ये सारी चीजें शायद बीजेपी ने ना सोची होंगी, ये थोड़ा मेरे लिए अभी हजम करना मुश्किल है। ये बीजेपी ने इसका कोई ना कोई काट उसने अपने तौर पे, अपनी राजनीति के हिसाब से, अपनी सोच और विचारधारा के हिसाब से उसने अपना कोई एक नजरिया बना के रखा होगा कि हम अगर विपक्ष ऐसा करता है तो हम ये करेंगे, और कोई भी कुशल राजनीतिज्ञ यही करेगा। ऐसा तो नहीं है, जैसे अगर महिला आरक्षण की बात करें, पिछले 3 दशकों से 4 दशकों से ये मामला फंसा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि ये आप जो कह भी रहे हैं कि इस समय वेस्ट एशिया क्राइसिस, इंडिया यूएस ट्रेड डील, कई सारे एप्स्टीन, कई सारे मामले आ जा रहे हैं। इन सब के 16 का पजल उन्होंने अब कल खेल दिया। तो इन सब कोई नहीं चाहता महिला आरक्षण, कोई नहीं चाहता, ना तो सत्ता पक्ष ना विपक्ष। लेकिन इस मौके को डाइवर्जन किस टैक्टिस इसको कहा जाए, और देखने को भी मिला है कि महिला आरक्षण को लेके कोई संवेदनशील नहीं है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। ये बस एक मौके पे राजनीति करना था, इसलिए ये सारा बवंडर खड़ा किया गया। देखिए, तो उसमें भी अगर वो भी होता है तो भी एक तरह से भाजपा का ही फायदा है, क्योंकि फिर भाजपा अगर नहीं हो पाया, मान लीजिए परिसीमन नहीं कर पाए या जनगणना आने में देर हो गई, तो 29 में वैसे ही बना बनाया मुद्दा भाजपा के पास होगा कि देखिए साहब, हम तो इसीलिए करना चाहते थे और विपक्ष ने नहीं होने दिया, नहीं तो हमारे फॉर्मूला से चलते तो 50% हर राज्य की सीट भी बढ़ जाती। हालांकि वो उन्होंने कानून में कहीं नहीं लिखा था, पर
कहने के लिए तो बात है, और उनका प्रचार तंत्र जो है वो आप जानते हैं महिला कैसा है। रिजर्वेशन इलेक्टोरल कि- पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। क्यों नहीं करेगा? आप ये देखिए कि लगातार पिछले कई सालों से, कई चुनावों से, जो महिलाओं का जो एक वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता गया है। हर पार्टी, हर सरकार अलग से अब कोशिश करती है कि महिलाओं के लिए कोई स्कीम, और खासतौर से भाजपा, चाहे वो लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, कितनी स्कीम्स। नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, बिहार के चुनाव में क्या हुआ था, 10,000 रुपए आपको देने पड़े महिलाओं को चुनाव के ठीक पहले, आचार संहिता का उल्लंघन करके। तो वो कैसे प्रभावित नहीं होगा जब 50% आबादी लगभग है उनकी। और आपने अब एक देखिए, अब 1950-60 वाले दशक तो है नहीं, एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है, उसमें अब आपने इस चीज को इतना ज्यादा तूल आप दे चुके हैं, राजनीतिक दल दे चुके हैं महिला आरक्षण को लेकर के। और कई उसका एक नतीजा ये भी है कि जो पहली आपकी संसद थी 1952 की, उसमें 22 महिला सदस्य थी, वो आज की तारीख में 75 के पास है आंकड़ा। कई महिलाएं हैं, गांव में आप जाइए, और उसके जो राजीव गांधी ने किया, जो 73rd 74th अमेंडमेंट में ग्राम पंचायत में, लोकल सेल्फ बॉडीज में जो आरक्षण दिया गया, उसके बाद उसको बढ़ाया गया, कई राज्यों में 50% तक ले गए 33 से। तो एक महिला वोटर्स में वो एक एस्पिरेशन भी जागा है कि भाई हम सिर्फ ग्राम पंचायत और इस लेवल तक नहीं, हम विधायक और सांसद लेवल तक भी जा सकते हैं। तो वो इन्फ्लुएंस तो करता ही है नतीजों। तो अब जो कुछ भी हुआ संसद में, लोकसभा में, बीजेपी जिस तरीके से उसका अनस्लॉट हम देख रहे हैं, आज स्मृति ईरानी को उन्होंने उतार दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बैंक खाता हो, उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास योजना हो, सारे महिलाओं के लिए यूपीए, चाहे पहले की कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, जो किया वो मोदी सरकार ने किया। तो इस तरीके से इस काउंटर को, क्या कांग्रेस के पास स्ट्रेटजी है कि वो इस अटैक को झेल पाएगी? ये देखिए, यही अब विपक्ष के लिए ये एक इमीडिएट जो अभी इस महीने, अगले महीने, अगले कुछ महीनों के लिए इमीडिएट चैलेंज जो है वो विपक्ष के लिए यही है कि ये जो एक ऑफेंसिव बीजेपी की तरफ से आ रहा है, इसका काउंटर ऑफेंसिव आपका कितना इफेक्टिव रहता है, आप कितना उसको काउंटर कर पाएंगे, कितना आप ये बता पाएंगे अपनी बात को कि भाई देखिए ये सब भटकाने वाली बातें। 33% महिला आरक्षण लोकल सेल्फ बॉडीज में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी लेके आई, उसके बाद में विपक्ष ने ही मतलब जो अभी का विपक्ष है वही था जो कम से कम राज्यसभा में पारित करवा पाया था। और उसके पहले जब ये 73rd 74th अमेंडमेंट पारित हुए थे महिला आरक्षण देने के लिए पहली बार, उसकी सबसे ज्यादा मुखालफत उस वक्त जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की थी। तो ये बातें आपको सामने रखनी पड़ेंगी। पर देखिए, इसका जो लाभ है वो कुछ हद तक ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी आप सिर्फ आज का जो वोटर है वो सिर्फ इतिहास में नहीं जीना चाहता कि हमने साहब 1980 में ये किया था, 1950 याद में, भी नहीं 60 है में, बहुतों को। याद भी नहीं है, वो जनरेशंस भी जा चुकी हैं कई को। और अब जो आप जब एस्पिरेशनल सोसाइटी की बात करते हैं तो इंसान ये कहेगा कि यार ठीक है, वो सब आपने किया, बहुत अच्छी बात है, उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, अब क्या, अब आप क्या दे रहे हो। वो एक लालच भी है, या उसको एस्पिरेशन कहिए, जो भी आप कहिए। तो उसका जवाब विपक्ष को ढूंढना पड़ेगा कि ठीक है, अगर सत्ता पक्ष ये कह रहा है तो हमारी कौन सी ऐसी बात है जो सत्ता पक्ष की बात को काट पाएगी। तो इसकी स्ट्रेटजी तो आज तो प्रधानमंत्री के संबोधन से निकलेगी, उसी से निकलेगी, क्योंकि हर चीज की स्ट्रेटजी आजकल वहीं से निकल रही है। वही बताते हैं कि भाई बीजेपी वाले क्या करें, और विपक्ष की राजनीति अनफॉर्चुनेटली रिएक्टिव हो गई है कि आप पहला कदम आप लें और फिर सत्ता पक्ष उसको काउंटर करे, वो होने की बजाय अब ये होता है कि भाई सत्ता पक्ष कोई ना कोई आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक पत्ता फेंकता रहता है, आप उसी के जवाब में उलझे रहते हैं। तो वो एक बड़ा मसला है, और ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ी बड़ी एक चुनौती रहने वाली है।
तो विपक्ष के लिए एक चुनौती रहने वाली है। और जैसा कि पुनीत जी ने विस्तार से बताया और सबकी नज़र 8:30 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन पर है, किस तरीके से वो विपक्ष को अपनी ओर से जवाब देते हैं। विपक्ष ने जिस प्रकार से झटका दिया है, तीनों जो संविधान संशोधन बिल थे वो गिर गए लोकसभा में, सरकार के पास संख्या नहीं थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी एक नई रणनीति के साथ तमाम सांसदों के घर के बाहर प्रदर्शन करने की रणनीति बना रही है और पूरे देश में ये प्रदर्शन होगा। तो देखना होगा कि विपक्ष के पास इसका क्या काट है। तो पुनीत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस बारे में बताया। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, चर्चा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए और कोई सुझाव है तो हम तक ज़रूर पहुंचाइए। और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।